तो इस टिमले इंडस्ट्री में आने का मेन कारण? चलो ये लाइन अपन अपनाते कि करते ट्राई करते। मेरी लाइफ में मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं करी है, म्यूजिक लाइन की कोई कोचिंग नहीं करी। मुझे सही बोलूँ तो म्यूजिक का कोई नॉलेज नहीं था। मेरे को खुद अंदर जब सिंगिंग रूम में गया तो परेशानी ये थी कि मुझे पूरा नया नया लग रहा था, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मुझे कुछ पता नहीं था। जैसे तैसे करके वो गाना गाया था, और वो जब गाना मैंने गाया उस टाइम मैंने सोचा था कि ये लास्ट बार, ये फर्स्ट और लास्ट। हाँ, जो मैनेजर था उनसे बहस हो गई थी। उन्होंने बोला इससे एक चीज़ बोल दी मेरे को कि आपके जो घर के चूल्हे हैं ना वो हमारी वजह से जल रहे हैं। तो विके भाई, ऐसा कोई ड्रीम या ऐसा कोई गोल आपकी लाइफ का जो लग रहा है कि यार ये चीज़ मैंने मेरी लाइफ में अभी तक मिस हो रही है तो इस चीज़ को मुझे कंप्लीट करना है? जवानी होती है, ये सब चीज़ें कुछ टाइम के लिए होती है, पर इस प्यार मोहब्बत में अपने घर बर्बाद हो जाए, घर परिवार की इज्जत चली जाए, ऐसा काम मत कर। देखो भैया, ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा। एक कहावत है, बिल्ली बाघ को शिकार करना सिखा देगी, पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाएगी। हराना नहीं चाहता पर किसी से हारना भी नहीं चाहता, क्योंकि हम पास्ट भूलते जाते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते जाना। हाँ, क्योंकि पास्ट अगर आप सोचोगे तो आपको वो सताया करेगा आपकी, जो आप आगे बढ़ रहे हो ना। आप अगर पास्ट आप सोच रहे हो कि मेरे पास्ट में ये हुआ था, वो आपको रोकेगा कहीं कहीं। तो उसको जो हो गया सो हो गया। 1 मिलियन किसके हुए थे, तो उसमें स्टाइलिश टिमली का नाम रहेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो द अनिल शो हिंदी में। दोस्तों, आज हमारे टिमली लाइन के सुपरस्टार मिस्टर विक्के भाई भूरिया, जो कि आदिवासी लोकगीत गायक में बहुत ही ज़्यादा नाम है इनका, और आए हैं आज हमारे शो में। तो बताएंगे आपको उनकी लाइफ के बारे में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, सक्सेस, मोटिवेशन, बहुत कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बहुत स्वागत है विक्के भाई आपका हमारे शो द अनिल शो हिंदी में। थैंक यू। तो कैसे हो? सबसे पहले तो बहुत अच्छा है, ठीक ठाक चल रहा है। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव दाहोद से 3 किलोमीटर एक छोटा सा गांव है जालत, वो मेरा गांव है। आपकी पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए। मेरी पढ़ाई वैसे तो आनंद में हुई है, आनंद डिस्ट्रिक्ट में हुई मेरी पढ़ाई। 1 से 5 कक्षा तक मेरी प्राइमरी स्कूल में, 5वीं कक्षा से मैंने एक एग्ज़ाम दी थी जवाहर नवोदय विद्यालय की। वो एग्ज़ाम पास करके 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की। उसके बाद बीकॉम करा मैंने, वो भी आनंद डिस्ट्रिक्ट में ही करा। फिर कॉलेज ख़त्म करने के बाद मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी किया। उसके बाद जॉब पे लग गया था। वाह, कब कितने टाइम तक आपने जॉब करी? मैंने समथिंग 1 साल तक ही करी थी जॉब। अच्छा, तो इस टिमले इंडस्ट्री में आने का मेन कारण? टिमली इंडस्ट्रीज में आने का मेन कारण ये था कि मैं जॉब कर रहा था। एक नौकरी अगर देखो तो एक नौकर की तरह वहाँ पे रहना पड़ता है अपने को। जैसे कि जो बॉस रहता है, जो मैनेजर रहता है, कि अपने को ऑर्डर करते हैं कि आप ये काम करना है, ये करो वो करो। तो भले नौकरी बोलो पर वो एक नौकर की तरह ही वो चीज़ रहती है। और उस टाइम ये था कि 12 घंटे की जॉब थी मेरी, और ज़्यादा ही वो मेहनत करनी पड़ती थी उसमें। भले मैंने सोचा कि इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर यही मेहनत करनी है तो पढ़ाई का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि 12 घंटे जॉब करना। इस सैलरी भी स्टार्टिंग में 18,000 सैलरी मिल रही थी मेरे को, तो ज़्यादा ही वो लोड आ रहा था मेरे पे। तो उस टाइम कुछ बनाव बोलते, घटना बोलो आप, जो भी बोलो, वो लाइफ में हो गई। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ अपना नाम। तो मैंने उसके बाद मैंने सोचा कि नाम अगर फिर से अगर अपन एक लेवल की लाइफ जीना है तो कुछ नया करें। जॉब तो सब करते ही है, राइट? हाँ, जॉब करते हैं, काम धंधा सब करते हैं, पर अपने को कुछ अलग करना है जिसमें पैसा भी हो और नाम भी हो। राइट। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं तो करे, पर उस टाइम वो आइडिया नहीं आ रहा। सोच तो रहा था पर आइडिया नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो फिर मैं यहाँ अपने गांव आया था, जालत, शादी में आया था। तो उस टाइम 2017 की बात है ये। उस टाइम एक गाना चल रहा था, जानू नी याद आवती, जो गाया गया था अपने सिंगर सूरज भाई पटेल, जो पिपलोद से, उन्होंने ये गाना गाया था। तो वो गाना मैंने सुना था। तो गाना मतलब इसकी लिरिक्स से लेके उसके जो गाने का तरीका था, उसका म्यूजिक, रिदम एकदम यूनिक था यूँ।
मस्त था। तो वो डायरेक्ट दिल पे लग रहा था। उसका हर कुछ चीज, जो म्यूजिक, लिरिक्स, गाने का तरीका, सब मतलब दिल पे लग रहा था। फील आ रहा है, हर गाने में फीलिंग थी इसमें। तो मैंने सोचा चलो कि ये लाइन अपन अपनाते, कि करते, ट्राई करते। Right. मेरी लाइफ में मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं करी है, म्यूजिक लाइन की कोई कोचिंग नहीं करी है। और जब तक पढ़ाई चली मेरी और जॉब पे भी लग गया, तब तक मुझे सही बोलूं तो म्यूजिक का कोई नॉलेज नहीं था। तो उसके बाद मैंने म्यूजिक में अपने को खुद को आजमाया। तो घर वालों का इसमें कैसे क्या सपोर्ट रहा? घर वालों क्या कि हर, अब जॉब पे लग गया था, मम्मी पापा ने पढ़ाया था इसलिए कि लड़का अच्छे से पढ़ लेगा, अच्छी सी नौकरी कर लेगा। हाँ, वो तो मैंने पढ़ाई लिखाई करी, जॉब पे भी लग गया। पर एक दिक्कत ये खड़ी हो रही थी कि ये जॉब छोड़ के दूसरी लाइन में जाना, जिसमें मैं जीरो हूँ, उस लाइन में मैं जीरो हूँ। और घर वाले अगर ये सोचेंगे कि जिसमें वो है ही नहीं, जिसका उसका नॉलेज ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो तो मना ही कर देंगे। राइट। कि भाई तूने पढ़ाई करी है, इतने साल तूने पढ़ाई में रखे तो था, उसके बाद तो जॉब भी लग गई तेरी, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो मना ही करते हैं। राइट। तो मैंने घर पे नहीं बताया था पहली बात तो, ना मम्मी को बताया ना पापा को बताया। पर मेरे काका है, बाबू काका करके, उनको मैंने बताया था, क्योंकि पापा से तो डर लगता है। राइट। हाँ, कि इतना सारा खर्चा करा तेरे पीछे और तू ये लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में, जिसमें तुझे कुछ नहीं आता है, सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो डर वो था कि पापा ऐसा ही बोलेंगे। तो मैंने काका को बताया, काका ने बोला कि मैं तेरी हेल्प करूंगा। और काका ने ये बोला कि तेरे पापा को बताने के लिए एक अच्छा मूड चाहिए। तेरे पापा जब मूड में रहेंगे, अच्छे से फ्रेश बैठेंगे, उस दिन मैं बात करूंगा। ताकि कोई चिल्लाई नहीं। तो हाँ, तो चिल्लाई नहीं, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी डायरेक्टली ये बात करने की। तो काका ने पापा के साथ बैठे थे और बातों बातों में ये बात निकाल दी। तो पापा ने क्या पता कौन से मूड में थे, मना भी नहीं बोला। काका को बोला कि ठीक है करने दो, पर जॉब छोड़ना नहीं है। आप पार्ट टाइम करना चाहते हो तो करो, बाकी जॉब नहीं छोड़ना, जॉब छोड़ के ये काम नहीं करना है। तो उसके बाद वो काका ने मना लिया, पापा ने, और घर से परमिशन मिल गई, मम्मी की और पापा की दोनों की परमिशन मिल गई। उसके बाद मेरी लाइफ का पहला रिकॉर्डिंग अहमदाबाद के पास रखियाल आजाद स्टूडियो, वहां पे गया था। तो क्या कि उस टाइम कांटेक्ट भी नहीं थे, क्योंकि YouTube बहुत कम चल रहा था, कैसेट का जमाना था। तो एक कैसेट पुरानी टिमली थी, उसके कैसेट पे एक नंबर था विजय ठाकुर करके, उनको मैंने कांटेक्ट करा था। उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया था कि आप यहाँ पे आ जाओ। तो मैं गया था वहाँ पे, और उस टाइम मेरे को खर्चा आया था 20,000 रुपया एक गाने के पीछे। आधा घंटे का गाना रिकॉर्ड करने का आया था 20,000। उसमें मेरा लिरिक्स नहीं था, उन्होंने लिरिक्स करके दिए थे। वहाँ पे स्टूडियो पे हीर लखन करके थे, उन्होंने लिरिक्स करा था। पर वहाँ पे थोड़ा एटमॉस्फेयर मुझे सेट नहीं हुआ, और कुछ नया था तो कुछ परेशानी आ रही थी मेरे को खुद। अंदर जब सिंगिंग रूम में गया तो परेशानी ये थी कि मुझे पूरा नया नया लग रहा था, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मुझे कुछ पता नहीं था। जैसे तैसे करके वो गाना गाया था, और वो जब गाना मैंने गाया उस टाइम मैंने सोचा था कि ये लास्ट बार, ये फर्स्ट और लास्ट, यही, यहाँ से मैं सिंगिंग लाइन नहीं, ऐसा ही इसलिए था कि जो सामने जो लोग बैठे थे उन्होंने मेरा साथ ही नहीं दिया था, ये कोई मोटिवेशन दिया ही नहीं उन्होंने, बल्कि मेरे को डरा दिया था कि आप ये नहीं कर पाओगे, आप इतना ऊंचा नहीं गा पाओगे। और जो गाने लिखे थे उन्होंने पायलट करके ना छोड़ दिया था कि ये सुन के तुम गाओ। तो मुझे ऐसा थोड़ा घबराहट हो रही थी वहाँ पे, तो लगा कि अपना काम नहीं है इसमें। मैंने जैसे तैसे करके गाया, वो कैसे गाया वो भी मुझे पता नहीं था उस टाइम। तो मैंने जैसे तैसे करके आधे घंटे का गाना 3.5 घंटे लगा दिए थे मैंने उस टाइम। तो गाना गा के ना मैंने बाहर निकला, और उस टाइम मैंने सोच लिया था कि ये अपना काम है नहीं, ये अपने से नहीं होगा। और उसके बाद मैं जब बाहर निकला रिकॉर्डिंग करके, तब वो आनंद से एक भैया है जिनका अभी बहुत बड़ा नाम है, लिरिक्स करते वो अमर भोई करके, वो वहाँ मुझे फर्स्ट टाइम मिल गए। रिकॉर्डिंग खत्म करके बाहर निकला, वो बाहर ही खड़े थे, बोले कि कहाँ से हो? तो उन्होंने पूछा, तो मैंने बताया कि मैं आनंद से हूँ। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं उस टाइम, मेरा नंबर लिया और उनका नंबर मेरे को दिया बस।
तो बस नंबर देके इतनी बात करके चले गए वो। फिर मैं उसके बाद नाइट में अहमदाबाद गया। अहमदाबाद से फिर मेरा बुआ का लड़का है, उनके वो वहाँ पे काम करते, उनके वहाँ रुका था। सुबह उठ के फिर घर आया। तो घर वालों ने पूछा कि भाई वो तो गाना गाने गया, तो गाना आया कि नहीं है। अब घर वालों को ये पता नहीं कि गाना मिक्सिंग भी होता है, उसके म्यूज़िक भरता है, गाना रिकॉर्डिंग होने के बाद हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते हैं, ऐसा उनको कोई पता नहीं था। उनको ऐसा लगा कि गाना गाए और लेके आ जाना, ऐसा था। और उस टाइम मुझे भी पता नहीं था कि कितने दिन लग जाते थे। तो वो जो विजय ठाकुर जिसको मैंने कांटेक्ट करा, तो उनको मैंने कॉल कर करके बहुत बार बोला भैया गाना गाना, तो उन्होंने टाइम देते रहे, वो आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा, एवं कर करके टाइम ज़्यादा ही खींच लिया। 15-20 दिन हो गए और वो गाना था दशा माता का। अच्छा, फिर फर्स्ट तक मिला ही नहीं। वो गाना मेरे को तब मिला ही नहीं। मैं पैसे दे के आ गया था, 20,000 पूरे वहाँ दे के आ गया था, पर वो गाना मेरे को मिला नहीं। और लास्ट में उन्होंने ये भी बोल दिया कि प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। अच्छा, हाँ, ऐसा हो गया था। तो घर वालों ने फिर थोड़ा चिल्ला भी दिया था कि तू मना करा था ना तेरे को कि ये सब अपना काम नहीं है यूँ, क्योंकि हमारी फैमिली से या हमारे गांव से, और उस टाइम यहाँ से कोई ऐसा था ही नहीं कि सिंगिंग लाइन में कोई हो। हाँ थे, 1-2 लड़के थे अपने यहाँ से, वो कर रहे थे, पर इतना कोई नहीं, इतना महत्व नहीं था और इसके बारे में जानकारी पूरी किसी को थी नहीं कि कैसे क्या होता है। तो उन्होंने मना, वो चिल्ला दिए थे। तो फिर मैंने वो उम्मीद ही छोड़ दी कि अपन सिंगिंग लाइन में जाएंगे। तो 20-25 दिन के बाद फिर अचानक अमर भाई जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके, उनका कॉल आया कि भाई कहाँ हो। तो मैंने बोला मैं जॉब पे हूँ, मेरी जॉब कंटिन्यू थी, मैं जॉब पे हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आनंद में मास्टर स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, आप आओ। तो मैंने बोला भैया मैं नहीं करूँगा ये चीज़, क्योंकि ऑलरेडी एक बार अपन इस चीज़ से बच गए। हाँ, गुजर चुके। जो 20 दिन मैंने कैसे निकाले मेरे को पता है। घर से 20,000 रुपया खर्चा करना, मतलब उस टाइम दिक्कत नहीं आई क्योंकि मेरी सैलरी आ रही थी उस टाइम। तो 20,000 वो बहुत बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, पर घर वालों को तो वो चीज़ 1 महीने की पूरी सैलरी गई। राइट। तो थोड़ा बहुत घर से लिया था, थोड़ा बहुत मेरी सैलरी से ऐड करा था। इस तरह मैंने रिकॉर्डिंग किया था, वो पैसे गए थे। उसके बाद मैंने अमर भाई को बोला मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बोला कि आप घबराओ मत, आपसे पैसे वैसे नहीं लेंगे, आप थोड़ा टाइम 1-2 घंटा लेके आ जाओ। बस, तो मैंने वो क्या करा कि दोपहर के बाद छुट्टी लगा दी। फिर एक बार रिस्क ले लिया मैंने। तो वो कंपनी में जो जॉब पे था, तो वहाँ पे छुट्टी लगा दी और डायरेक्टली चला गया आनंद स्टूडियो पे। तो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे गए तो अमर भाई का एक व्यवहार ऐसा है कि कोई भी इंसान उनके साथ घुल मिल जाता है, अच्छे से फ्रेंडली है और अपने एज के है, तो थोड़ा क्या कंफर्टेबल फील होता है। राइट। हाँ, और वहाँ पे एक राजेश भाई करके जो ऑपरेटर, उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा है। हाँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको सिंगिंग करना है, आपको जो आता है वो गाओ यूँ। तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा घबराया है, यार क्या गाऊंगा, मेरे को कुछ आता तो है नहीं, क्या गाऊंगा यूं करके। नहीं तुम जाओ, तुम गाओ, आराम से गाओ, कोई रोक टोक नहीं है तुमको यूं। हम यहाँ से कुछ नहीं बोल रहे, आपको जो आ रहा है वो गाओ। तो मैंने फर्स्ट आरती गाई थी, फिर भी दशा माँ की। अच्छा, हाँ, दशा माँ की आरती करी थी। 4 धाम माँ दशा मानी आरती है, ऐसा इसके लिरिक्स थे। तो मैंने वो आरती गाई थी। तो आरती जब मैंने पूरा रिकॉर्ड किया, तो उसके बाद मेरी वॉइस मैंने सुनी, तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ कि हाँ, फिर मेरे में ये एक उम्मीद पैदा हुई कि हाँ मैं यहाँ कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो करूँगा यूँ। क्योंकि वहाँ पूरा टूटा था, क्योंकि वहाँ पे कोई सपोर्ट था ही नहीं मेरे को, एक मोटिवेशन। हाँ, और वहाँ जो चीज़ मैंने गाई थी वो चीज़ मेरे को मिली ही नहीं। तो यहाँ आरती गाई, उसके बाद अमर भाई ने बहुत से गाने 5-5 मिनट के, 4-4 मिनट के गाने उन्होंने मेरे को गवाए। मतलब उन्होंने मुझे ट्रेन कर लिया एक चीज़ में यूँ। 5-5 मिनट के गाने जो रिकॉर्डिंग करा, ट्रेन करा कि आप सुर समझ जाओ, संगीत समझ जाओ, राइट। स्केल क्या चीज होता है। हाँ, मतलब जो जनरल नॉलेज होती है, छोटी सी नॉलेज रहती है कि आप गाते कैसे हो, और छोटा जो थोड़ा सा नॉलेज है, हाँ, बेसिक वो चीज मुझे सिखा दी उन्होंने। फिर आया होली का टाइम। तो होली का टाइम आया तो अमर भैया ने, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं कोई आधे घंटे का गाना बनाऊंगा, मार्केट में चलूंगा,
ये सब कोई प्लान नहीं, बस गा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। वो भी अभी तक फैमिली को मालूम नहीं है। जो दूसरी बार जो मैंने ट्राई करा वो फैमिली को नहीं मालूम है। वो छुप छुप के कर रहा हूँ मैं, छुप छुप के कर रहा हूँ चीज़ें, फिर छुप छुप के, क्योंकि हमारे भैया पैसे नहीं लेते थे तो पैसे की ज़रूरत पड़ती नहीं थी मेरे को, तो मैं जाता था। तो अमर भैया ने एक बार बोला कि तुम एक काम करो, आधे घंटे का गाना रेडी करो, आधे घंटे का गाना रेडी करो, अपन होली पे तुम्हारे उधर शादियाँ शुरू होती है तो अपन टिमली नहीं गफूली बोलते हैं उसको, गफूली बनाते हैं, अपन डालेंगे यूँ। राइट, ठीक है। तो मैंने कुछ गाने इधर के सुने, थोड़े उधर के सुने, और थोड़ा बहुत घर से भी शब्द निकालने की कोशिश करी जो अपनी शादी में जो गाने, वो घर वालों से बातचीत करके ने गाने। तो उन्होंने ये भी पूछा फिर क्या कर रहा है गाने, मैंने सर बस लिखना है और किसी को दे रहा हूँ यूँ करके ने गाने लिखवाए ने। उन्होंने भी सपोर्ट करा गाने लिखने में। उनको पता तो चल गया था कि छोरा अभी तक काम कर रहा है। राइट। पर क्या कि घर से कोई वेस्ट कुछ हो नहीं रहा था, ना पैसे जा रहे थे ना कुछ, तो उन्होंने लगा कर रहे थे करने दो। हाँ, उन्होंने कोई ज़्यादा फोर्स नहीं करा मेरे पे। तो मैंने वहाँ से उनकी हेल्प से गाने लिखे और रिकॉर्डिंग भी कर लिया। रिकॉर्डिंग करने के बाद स्टूडियो में मिक्सिंग होता था तब, तो राजेश परमार करके जो ऑपरेटर उन्होंने मिक्सिंग करा और उसकी कैसेट बना दी। तब कैसेट चल रही थी, तो एक कैसेट के बनाई, उनकी समथिंग 200-300 कॉपियाँ भी निकाली थी। अच्छा। हाँ, सीडी बनाई थी। और उस टाइम यूट्यूब तो बहुत पहले से चल रहा था शायद, तो पर यूज़ कोई नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा, कोई नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो अमर भाई ने वो गाना यूट्यूब पे भी डलवा दिया। अब मेरा लक अच्छा था कि संजू करके एक छोरा है, उसका एक डीजे था, पवन पुत्र डीजे करके। तो वो छोरे ने उस चैनल से गाना उठा के मिक्स किया, रिदम चेंज करी, थोड़ा मिक्स करा और उसने उसकी ही चैनल पे अपलोड करा। तो वो गाना फिर वायरल होने लगा धीरे धीरे यूट्यूब पे। शादियों में ना वो सब बजने लगा। मेरे को पता नहीं कि मेरा गाना इधर बज रहा है होली पे। तो फिर यहाँ के जो मेरे गांव के लड़के हैं वो सब देख रहे थे, यूट्यूब देखते थे, तब छोटा थोड़ा बहुत देख लेते थे लोग। तो उसमें ये गाना बज रहा था तो लोग ढूंढेंगे कि गाना क्या है। राइट। तो ढूंढ रहे, तो मैं उसमें मेरा फोटो आ रहा था उसमें मेरा फोटो। और आपको पता है कि मैंने नाम चेंज कर रखा है। राइट। मैंने नाम चेंज कर रखा था और वो नाम किसी को नहीं बताया था मैंने कि मैंने ये नाम रख लिया है अपना क्योंकि मैंने खुद क्रिएट करा था। मेरा ओरिजिनल नाम सबको पता था वहाँ, तो ओरिजिनल नाम छुपा के मैंने दूसरा नाम रखा था। तो ये विक्की भूरिया फोटो लगा था मेरा। बस फोटो देख भी रहे थे कि ये बंदा कलाकार नहीं हो सकता यूँ, क्योंकि ये इसकी लाइन ही नहीं है। राइट, जॉब कर रहा है। ये तो जॉब करता है। हाँ, एडिट करा होगा फोटो और चिपका दिया होगा। तो जैसे हाँ, कोई कर रहे हैं अपने गानों पे, किसी भी गाने पे कोई खुद का फोटो लगा देते हैं, नहीं करते। तो उस टाइम यही सोच रहे थे सब यूँ, किसी को हजम नहीं हो रही थी ये बात की ये गाना इसने गाया है यूँ। राइट। तो उसके बाद ये था कि पापा आए, तो पापा को भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि तुम्हारा लड़का गाना गा रहा है, ये गाना उसका बज रहा है। वो बोले नहीं गा रहा है। पापा ने वो बात इग्नोर कर दी। फिर बहुत सारे कॉल भी मेरे में कि तूने गाना गाया क्या? मैंने हाँ गाया है ये बोला। फिर भी वो नहीं मान रहे। फिर मैं थोड़े दिन बाद इधर आया, दाहोद आया। अच्छा। तो उस टाइम अच्छा गाना चल रहा है, कोयलड़ी बज भी रहा है। पर उस टाइम क्या कि थोड़ा डर लग रहा था कि मेरा गाना किसी डीजे में बज रहा था, मैं उसके पास नहीं जाता था। थोड़ी शर्म भी महसूस हो रही थी और थोड़ा डर भी कि कोई आके पूछेगा हाँ तुम्हारा गाना, कोई ये वो फलाना, तरह तरह की बातें बनाएंगे, बातें करेंगे अपन, क्या हर किसी से बात करके ना आंसर देंगे उसके करके ना। मैं घर में ही ज़्यादा रहता था यूँ। फिर धीरे धीरे करके ना ये लाइन स्टार्ट हो गई अपनी, यहाँ से स्टार्ट हो, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एक गाना चला, उसके बाद मैंने ट्राई शुरू ही रखा ही। पहला गाना कौन सा था जो आपका वायरल हुआ? मेरा गाना वैसे देखो, पहला तो कोयलड़ी हो गया, उसके बाद मैंने ट्राई चालू रखा, कोशिश चालू रखी, उसके बाद मैंने फिर लिखा। उस टाइम मेरे पास कोई नहीं था लिखने वाला या कोई
यूट्यूब वाला कोई सपोर्ट नहीं था मेरे पास, मैं खुद करता था उस टाइम और फैमिली से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा जाता था और अमर भाई ना राजेश भैया बस। तो उस टाइम फिर देसी दारूड़ा का गाना मैंने लिखा, देसी दारूड़ा। तो वो गाना मैंने तब तक तो क्या 12 महीने में इतना चेंज आ गया था कि कैसेट पूरी तरह निकल गई थी। जो मैंने फर्स्ट टाइम जो कॉपियाँ बनाई थी ना वो तो एक भी नहीं बिकी थी। अच्छा। वो यूट्यूब से वायरल हो गया था। कैसेट तो ऐसे की ऐसे पड़ी, आज तक मेरे पास पड़ी है वो। अच्छा हाँ, आज तक वो कवर है मेरे पास। अच्छा अच्छा हाँ, जो सीडी आती वो या फिर हाँ सीडी डीवीडी में लगा के ने बजाते थे। हाँ वो सीडी है, पर वो गाना अपना यूट्यूब से वायरल हो गया और 12 महीने में डीवीडी का जमाना गायब हो गया। राइट अभी तो हाँ, नामो निशान मिट गया उसका। फिर मेमोरी कार्ड थे वो भी धीरे धीरे हट गए। मेमोरी कार्ड्स जो लोग भरवाने जाते थे, लोग भर के गाने देते थे, गाने बेचते भी थे उस टाइम। हाँ। कि मेरा गाना मैंने रिकॉर्डिंग किया तो हर दुकान पे जाके बेचना था। ओरिजिनल फाइल देनी पड़ती थी फाइल, और वो गाना भरने के लिए पैसे लेते थे। अच्छा। कस्टमर से। तो आप कितना लेते थे दुकान वालों से? नहीं, मैंने ये चीज़ करी ही नहीं है, मैंने ये चीज़ नहीं, क्योंकि मुझे वो दौर तो ऐसा दौर जब चल रहा नहीं उस हाँ वो कैसेट का और मेमोरी कार्ड का दौर चल रहा था उस टाइम ये चल रहा था, पर मैं उसका एंड होने वाला था और मेरा स्टार्ट हुआ था। हाँ, तो मेरा क्या यूट्यूब से ही वायरल हो गया, अब लोग यूट्यूब से ही डाउनलोड कर लेते थे। तो ये चीज़ धीरे धीरे लुप्त होती गई। राइट। हाँ, उसके बाद मेरा देसी दारूड़ा आया तो वो गाना फिर मेरे को धीरे धीरे वो मिक्सिंग का भी जमाना आ गया, क्योंकि पहले जो गाने आते थे वो स्टूडियो मिक्सिंग में चल जाते थे, पर 12 महीने के अंदर ये चीज़ आ गई थी कि मिक्सिंग करवाओ तो गाना चलेगा। तो मैं देसी दारूड़ा जो गाना था उसको लेके, जिग्नेश पलास आपने नाम सुना होगा, जिग्नेश पलास आज नर्मदा स्टूडियो में जो ऑपरेटिंग करते हैं वो, तो मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं। तो उनके पास गया था मैं गाना लेके, तो उन्होंने ये गाना मेरे को सिर्फ 2.5-3 घंटे में मिक्स करके दे दिया था। अच्छा। बैठे बैठे करके दे दिया था उन्होंने। शुक्रगुजार हूँ जिग्नेश पलास का कि उन्होंने मुझे ये मिक्स करके दिया था, और अच्छे खासे दोस्त थे हम। तो उन्होंने मेरे को ये गाना मिक्स करके दिया और फिर उन्होंने अपलोड करा था, बहुत सारे लोगों ने अपलोड करा, क्योंकि उस टाइम कोई चैनल, बहुत कम चैनल थी। आपकी नहीं थी चैनल? ना, मेरी नहीं थी उस टाइम, मेरे पास चैनल नहीं थी, मेरे पास चैनल नहीं थी। तो जिग्नेश भैया ने वो करा, मिक्सिंग करके उन्होंने अपलोड करा, फिर दूसरे लोगों ने भी करा, तो वो भी वायरल हो गया धीरे धीरे करके। इतना हुआ, फिर एक मन में सोचा कि उस टाइम क्या यहाँ 2-3 सिंगर थे जो अच्छा खासा चल रहे थे। राइट। वो अच्छा खासा, और गाने भी उनके मस्त तगड़े गाने आते थे। तो उस टाइम में भी आ गया था उस टाइम, पर उनके पास क्या एक ग्रुप था, ग्रुप बना के वो काम कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि अपना भी ग्रुप, हाँ उस टाइम उन सिंगरों से मेरा मिलना जुलना उठना बैठना रहता था। उन सिंगर जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे थे। हाँ, ऑलरेडी मेरे से सीनियर है वो लोग, सीनियर थे। तो क्या अपन वहाँ बैठते थे, उठते बैठते बातचीत करते थे, उठना बैठना रहता था, ये सब। तो वो ग्रुप में काम करते थे। तो मैंने भी सोचा कि अपन भी एक छोटा मोटा ग्रुप बनाए। तो उनके उस टाइम उन्होंने क्या कि चैनल खड़ी कर ली थी खुद की। तो सब छोटे मोटे सिंगर थे, सब ने उन्होंने चैनल बना ली थी उस टाइम। और तो मैंने सोचा कि अपन भी एक ग्रुप में काम करें, क्योंकि बिना ग्रुप तो काम नहीं होगा यूँ करके। तो उस टाइम राहुल भूरिया जिनके पास यूट्यूब चैनल थी, 60,000 सब्सक्राइबर थे उनके, 60,000 सब्सक्राइबर, पर वो मोनिटाइज नहीं थे, क्योंकि उनके पास सब जो भी कंटेंट उन्होंने अपलोड करे थे डांस करते थे वो। तो डांस गाने पे करेंगे तो वो पूरा कॉपी कंटेंट थे, तो मोनिटाइज नहीं हुआ था। हाँ, तो इसमें कुछ मिलता नहीं था उनको, राहुल भैया का कुछ भी नहीं मिलता था, इसमें कोई अर्निंग थी नहीं। तो उन्होंने क्या करा कि इसको धीरे धीरे करके छोड़ दिया, इस चीज को छोड़ दिया था। थोड़े टाइम के लिए इन्होंने भी छोड़ दिया था। वो चले गए जॉब करने सूरत। हाँ, वो जॉब करने सूरत चले गए। तो मैंने फर्स्ट टाइम राहुल भैया को फोन करा था। तो उन्होंने मेरा नाम सुन के उनको थोड़ा अजीब लगा कि विक्के भूरिया का फोन आया मेरे में, यूँ है पास के गांव के, एक ही जात के, एक ही सरनेम में हमारी। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप बढ़ती गई। तो मैंने फिर उनको ये बोला कि भैया अपनी एक यूट्यूब चैनल खड़ी करते हैं,
तो बोले कि अपनी है पर वो नहीं हो रही, मोनेटाइज नहीं हो रही। मैंने बोला कैसे नहीं हो रही? तो बोले कि कॉपी कंटेंट है उसकी वजह से नहीं हो रही। तो बोले अपन ओरिजिनल करते हैं। बोले कि कैसे करेंगे, अपन को कहाँ लिखना आता है, कहाँ गाना आता है, सिंगिंग करना आता है। मैं गाऊंगा ना सिंगिंग में का, तो लिखेगा कौन? बोला अपन ही लिखेंगे, कौन लिखेंगे? अभी तक जहाँ तक अभी नहीं करते करते एक से भले दो। राइट। तो उस टाइम दोनों भाई ने यही सोचा, अगर उड़ेंगे तो साथ में, अगर गिरेंगे तो भी साथ में, जो भी होगा देखा जाएगा, तुम आओ। तो उन्होंने भी जॉब नहीं छोड़ी थी उस टाइम, मेरी भी जॉब नहीं छोड़ी थी उस टाइम, मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी। छोड़ने के आर पे तो आ ही गया था, क्योंकि धीरे धीरे काम भी मिलने लग गया था मेरे को। यूट्यूब चैनल वालों ने क्या कि उस टाइम यूट्यूब फिर आगे लोगों को पता चल गया कि यूट्यूब से अर्निंग आती है, तो सबने यूट्यूब चैनल बना ली थी। तब आपकी जॉब के बराबर आपकी अर्निंग हो रही थी यूट्यूब और सिंगिंग वगैरह से माध्यम से, इसलिए आपने जॉब वगैरह छोड़ दी? और नहीं, यूट्यूब से नहीं हो रही थी। अच्छा। मेरी अर्निंग जॉब से हो रही थी, और जो कंटेंट में बना के देता था यूट्यूबर्स को, चैनलों के लिए मैं, तो पार्टनरशिप नहीं, मैं फिक्स पेमेंट था मेरे के, आधे घंटे के गाने का मैं ये लूंगा, लिखने का ये लूंगा, राइट। ये करके ना पेमेंट, मतलब उस टाइम महीने में 2-1 टाइटल मिल जाते थे, तो थोड़े बहुत वहां से कमा लेता, थोड़े जॉब से आ जाते थे। पर मैं फिर इनरेगुलर हो गया, कभी आना कभी छुट्टी मार देना, ये हो गया जॉब में। जॉब ऐसे चल रही थी, तो कहा कि वहाँ पे भी दिक्कत आने लगी, उनकी भी कंप्लेन आने लगी कि आप रेगुलर आते नहीं हो यहाँ पे, क्योंकि वहाँ ऑपरेटिंग पूरा मैं कर रहा था, ऑटो प्लांट था पूरा। बोले कि आप रेगुलर नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत बहस भी हो गई थी उस टाइम। वहाँ जो मैनेजर था उनसे बहस हो गई थी, उन्होंने बोला इससे एक चीज़ बोल दी मेरे को कि आपके जो घर के चूल्हे हैं ना, वो हमारी वजह से जल रहे हैं। किसने बोला? जो मैनेजर ने बोला मेरे को। हाँ, ऐसा बोला था। अब मैं था और 2-3 दोस्त और थे वहाँ जो जॉब कर रहे थे, सबको मिला के मीटिंग में बुलाया, और मीटिंग में यही झाड़ दिया हमको कि तुम्हारे घर की जो रोटी खा रहे सेक रहे हो ना, वो हमारी वजह से वो चूल्हा जलता ही हम तुमको हम पगार देते उसके। तो मैंने वहाँ पे ये बोला था कि तुम हमारा थोबड़ा देख के पगार नहीं दे रहे हो। और ऐसे भी मैं वो छोड़ने के मूड में आ गया था, क्योंकि इधर से अर्निंग हो रही, मुझे पता था कि कुछ तो करेंगे अब आगे। राइट। गए थे नहीं कभी मिलने फिर उनके बाद कुछ? वो बताऊंगा पक्का बताऊंगा। BTS। हाँ, फिर वहाँ से वो बात हुई, उसके 2-3 दिन बाद मैंने जॉब छोड़ दी, राहुल भैया से बात कर ली अपन गाना लिखेंगे, तो राहुल भैया ने भी एग्री हो गए। फिर हम एक दिन मिले, दाहोद मिले, फिर प्लान बनाया कि अपन गाने लिखेंगे, तो दोनों भाई ने मिलके एक गाना लिखा। वो था तीजोड़ी करके एक गाना आया था, तो दोनों भाई ने मिलकर वो लिखा। हम रिकॉर्डिंग करने के लिए मास्टर स्टूडियो में गए थे, यहाँ से लिख के मास्टर स्टूडियो में गए। वहाँ पे मैंने पूरा गाना पहले तो गा दिया। फिर मेरे मन में ऐसा भी आया कि चलो राहुल भैया को भी एक आध सॉन्ग सिंगिंग करवाएं। तो उन्होंने मुझे हाथ जोड़ दिया, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं गा सकता ये। वो भग गए, बाहर निकल गए। मैं पकड़े वापस लाया, यार शर्माओ मत, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सब मुझे भी नहीं आता था। मैंने भी डायरेक्ट ही गाना शुरू करा। फिर उनको जैसे तैसे करके मना के, हमारे भैया और राजेश भैया ने मना के अंदर सिंगिंग रूम में घुसाया। तो वहाँ उनको शर्म आने लगी कि फर्स्ट टाइम था, वो भी वाइब्रेशन शुरू हो गया उनका। तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको दिख रहा हूँ। हाँ दिख रहे हो। तो बोला कि ये लाइट बंद कर दो, यूँ मैं अंधेरे में गाऊंगा, मैं आपको दिखूंगा नहीं। तो लाइट बंद करके ना एक गाना गाया मैंने, तो थोड़ा क्या कि अच्छा लगा, ये सुर में गा रहे थे। फर्स्ट टाइम तो भी बढ़िया गाया उन्होंने। तो मैंने सोचा चलो एक काम करो, एक गाना नहीं, आपको जो भी गाने गा पाते हो सब गाओ, यूँ ड्यूएट कर लेते हैं, एक लाइन मेरी, एक लाइन तुम्हारी, एक लाइन मेरी, एक लाइन। तो ये तेजूड़ी में बहुत से गाने ड्यूएट करे हुए हैं राहुल भैया ने मैंने। तो वहाँ से गाना भी वायरल हो गया था। दाहोद नो बगीचो देखी याद तारी आवे रे, मोर बोले ने याद तारी आवे रे, एक गाना था, वो वायरल भी हो, अभी तक ट्रेंड में है। उन्होंने कवर सॉन्ग भी करा है इसका राहुल भैया ने, तो वो सॉन्ग भी ट्रेंड में है। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम राहुल भैया ने गाया था, तो वो गाना करके फिर मिक्सिंग करना था, वो गाना मिक्स करना था। तो अब भैया, अब मैंने उनको ही सौंप दिया था पूरा, राहुल भैया को ही पूरा डाल दिया था कि मैं गाना गा दिया, मैंने लिख दिया और मैंने रिकॉर्डिंग करके आपको, अब ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी आपकी, इसको मिक्स करवाना और यूट्यूब पे अपलोड करना। तो भैया ने फिर वो मिक्स करने के लिए एक बंदा ढूंढा,
Right. बंदा ढूंढा, और बंदा भी कैसा ढूंढा, जो नया लड़का है, जो अभी सीख रहा है। हाँ, तो भैया ने वही लड़का पकड़ा जिसका नाम आज तो क्या ही बोले अब, क्योंकि इनका नाम अगर गाने में चिपक जाए तो समझो ऑक्सीजन आ गया गाने में। तो बता दो फिर भी। वो नाम है भरत एचडी। अच्छा, हाँ। मैं नहीं जानता था, भैया जानते थे, थोड़ी बहुत बात होती रहती थी क्योंकि राहुल भैया भी थोड़ा बहुत मिक्सिंग करते थे उस टाइम, तो मिक्सिंग के बारे में थोड़ी बहुत उनकी बातचीत होती थी व्हाट्सअप से होती थी बातें। उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था पर बात होती थी मिक्सिंग के लिए। तो राहुल भैया ने बोला कि हमने गाना के आप मिक्सिंग करोगे, तो भरत भैया बोले यार इतनी बड़े जिम्मेदारी मैं कैसे लूँ यार, सीजन का टाइटल है तुम्हारा, मैं नया नया लड़का हूँ, बहुत बड़ी रिस्क वाली बात है। बहुत बड़ी रिस्क वाली बात है, पर लिया हमने रिस्क, वहां पे भी लिया। चलो उस टाइम अकेला था, एक से भले दो, अब ये हो गया कि दो से भले तीन। पहले दोनों उड़ेंगे तो साथ में, दोनों डूबेंगे तो साथ में, अब हो गया कि तीनों उड़ेंगे तो साथ में, तीन डूबेंगे तो भी तीनों साथ में, ये हो गया। अब भरत भैया को हमने यही दे दिया, जो होता है वो तुम्हारे हिसाब से करो, तुम्हारा हिसाब जो बनता है वो तुम्हारे हिसाब से करो। तो भरत भैया ने वो गाना मिक्सिंग करना शुरू करा, और उसमें मिक्सिंग में राहुल भैया ने बहुत सारा साथ दिया, और थोड़ा क्या के बताया गया कि ऐसे चीज़ करो, ये करो, ये करो, बाकी का काम भरत भैया कर रहे थे। दोनों भाई ने मिलके ये गाना कंप्लीट किया और अपलोड भी किया, तो वो गाना चला, मार्केट में चला। पर उस टाइम क्या कि थोड़ा डाउन चला है, तब भी नहीं चला जिससे हमारी उम्मीद थी, ऐसे नहीं चला, पर वो नाम डूबने नहीं दिया, यूं चला तो सही। तेजोड़ी। अच्छा, तेजोड़ी। और आज भी लोग पूछते तेजोड़ी कौन थी तो तेजोड़ी कोई थी नहीं, वो एक मतलब एक कोई जानू करके गाता था, कोई अलग अलग नाम बना के गाते थे। तो उस टाइम हमने एक नाम क्रिएट करा तेजोड़ी। चलो अपन एक किसी छोरी का अपन नाम नहीं ले सकते क्योंकि ऑब्जेक्शन तुरंत उठ जाते हैं, तो हमने एक काल्पनिक नाम बना लिया तेजोड़ी, जानू वानू निकाल दिया हमने, जानू की जगह तेजोड़ी लगाया, तो उस टाइटल का नाम भी तेजोड़ी लगा दिया था हमने। मेन कमाई कहाँ से होती है? मेरी मेन कमाई देखो स्टाइलिश टिमली से होती है। हमारी मेन चैनल है, हमने पहली चैनल खड़ी करी स्टाइलिश टिमली जब 60,000 सब्सक्राइबर मैंने आपको बताया उस तरह, वहाँ से तेजोड़ी गाना उस चैनल पर डाला और कॉपी कंटेंट को हटा के वो चैनल पे ओरिजिनल कंटेंट डाला। उसके बाद मोनेटाइज हो गई। उसके बाद क्या कि धीरे धीरे हम कंटेंट डालते रहे दोनों भाई मिलके, तो क्या कि अर्निंग आने लग गई। तो राहुल भैया ने, मैंने कभी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है कि जो भी आएगा वो आधा आधा करेंगे, ऐसा कोई नहीं। पर राहुल भैया ने आज तक मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया कि मेरे को ऐसा लगे कि मेरे पास कुछ नहीं। जब से शुरुआत करी तब से आज तक जब भी मेरे को मुझे पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो तुरंत देते हैं। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि 10 आए तो 5 मुझे देते थे, 5 वो रख लेते, फिर 20 आए तो उन्होंने 10 रखे, 10 मेरे को दिए। ठीक, तो उनका क्या है कि उनका अर्निंग यूट्यूब से आ रहा था, वो सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड थे। और मेरे पास धीरे धीरे जो पैसे आ रहे थे उसका सोर्स बढ़ गया, रास्ते बढ़ गई, इनकम आने के रास्ते बढ़ गए कि धीरे धीरे मेरे प्रोग्राम स्टार्ट हो गए। दूसरा कि मैं अदर चैनल जो यूट्यूबर आते हैं उनकी चैनल के लिए गाना बनाता, कंटेंट बनाता, उसका पेमेंट आता था मेरे पास, और राहुल भैया वाला। तो 3 रास्ते थे मेरे पास। तो मैंने भैया को यूँ बोला कि आप मुझे जब ज़रूरत पड़े तब देना, अब मुझे आधा मत दो, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी 50-60 लाख की तो तुम जो भी हो तो मेरे को दे देना। तो राहुल बोला ठीक है। और आज तक कभी उन्होंने मना करा नहीं। मैंने 50,000 मांगे तो भी दिए, लाख मांगे तो भी दिए जब ज़रूरत पड़ी। और इधर से भी इनकम आ गई। मैंने जॉब वहाँ से पूरी छोड़ ही दी थी। उसके बाद ये धीरे धीरे काम बढ़ता गया। उसके बाद गाना, फिर दूसरे साल उसके बाद से गाना आया हमारा तुमड़ी गाना, जो मतलब कहूँ तो वो टर्निंग पॉइंट था। वो गाने वो टर्निंग पॉइंट है हमारी लाइफ का यूँ। तो वो गाना हमने फिर दोनों ने मिलकर लिखा था, राहुल भैया ने और मैंने। तो वो गाना फिर लिख के ने फिर वो रिकॉर्डिंग, बस सेम प्रोसेस गए। उसमें राहुल भैया ने ड्यूएट नहीं करा क्योंकि उस धीरे धीरे मैंने स्केल थोड़ा ऊपर कर लिया। तो राहुल भैया बोले कि मैं ऊंचे स्केल में नहीं गा पाऊंगा। तो मैंने बोला कि जो तुम गा पाओगे वो एक गाना आप गाओ। तो उन्होंने उस टाइटल में एक ही गाना गाया था। हाँ, और पूरा टाइटल मैंने गाया था। और मिक्सिंग अपने भरत भैया।
और मिक्सिंग धीरे धीरे एक्सपीरियंस उनका बढ़ता गया, तो उन्होंने गाना भी तगड़ा मिक्स किया। तो गाना अपलोड करने के बाद वायरल भी बहुत ज़बरदस्त हुआ था। और उस टाइम टिकटॉक चल रहा था, तो टिकटॉक में एक गाना वायरल हो गया था, बंगड़ी तारी खकड़े। आपको अगर शायद याद हो तो, बंगड़ी तारी खकड़े हाथ तो हमारा, ये बहुत भयंकर वायरल हुआ था। और वहाँ से हमारा टर्निंग पॉइंट है। और जिस गाने की वजह से हमारा टर्निंग पॉइंट, वो गाना हमने ऐसे ही लिखा था कि रिकॉर्डिंग करने जा रहे थे और वो ट्रेन में लिखा था हमने, ऐसे कि अगर आधे घंटे का गाना नहीं होगा तो क्या करेंगे, कुछ लिख लेते, आधा घंटा हो जाएगा, यूँ करके लिखा था यूँ। हाँ, तो वही गाने ने हमारा पूरा मतलब टर्निंग पॉइंट है, हमारे लाइफ को लेवल एकदम से ऊपर ले आए। बस वहीं से जो लेवल मिला वो आज तक चल रहा है। और पब्लिक का भी बहुत सारा प्यार मिला है। और पब्लिक ने आज तक ऐसा फील नहीं होने दिया हमको कि आप अब डाउन हो रहे हो, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। और हमने भी पब्लिक ने जो मांगा, जैसे मांगा वैसे मेहनत करके रात दिन जग के ये काम करा है। हर साल अपडेट, अब हर साल नए अपडेट लेके आते हैं। और धीरे धीरे एक पर्सन और भी बढ़ गया हमारे साथ, राजेंद्र वसूनिया करके जो लिरिक्स है। हाँ, तो उनके साथ हमारा कांटेक्ट हो गया। तो उन्होंने भी फिर हमारी टीम में वो भी शामिल हो गए। तो क्या कि काम फिर बढ़ गए हमारे। मेरा काम सिंगिंग का है, टाइम मिला तो लिरिक्स कर लेते हैं थोड़ा बहुत। पूरा काम जाता था राजेंद्र भाई वसूनिया को। हाँ, उसको कंपोज करना, उसके वर्ड्स देखना, बाकी का काम हम देख लेते थे। और टॉपिक ढूंढना उनका काम हो जाता था। फिर थोड़ा बहुत राहुल भैया भी टॉपिक ढूंढ लाते थे, थोड़ा बहुत वो ढूंढ के लाते, राजेंद्र भैया थोड़ा बहुत मैं ढूंढ लाता था। मिलके ना गाना लिखना शुरू करें। कौन से सन में आपकी एंट्री हुई थी इस? मेरे 2018 से। 2018। हाँ, फर्स्ट टाइटल मेरा कोयलड़ी। राइट। उससे पहले की लाइफ में और आज की लाइफ में कुछ डिफरेंस हो तो बताओ। पहले की लाइफ ये थी मेरी कि पढ़ाई करता था, तब स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ये था। जॉब करता था, सुबह 7 बजे जाना, शाम को 7 बजे आना। और इमेज रिपोर्टेशन वगैरह कुछ नहीं, क्या कि थोड़ा बहुत फ्रेंड ग्रुप था, जैसे नॉर्मल लोग बात जा रहे नहीं, कोई नहीं एकदम नॉर्मल। जैसे बाजार में अभी जो घूम रहे वैसे ही घूमना फिरना, क्या कोई जानना पहचान। आसपास वाले जानते थे कि यार इसका लड़का है जो कहता। हाँ, मित्रता थी, थोड़ी फ्रेंडशिप थी, वो साथ में घुमा करते थे। बाकी इतना तो कुछ था ही, कोई सेलिब्रिटी तो थे ही नहीं। राइट। हाँ, कभी कहीं भी चले जाना, किसी के साथ चले जाना, घूमना फिरना रहता है। और वो चीज़ आज देखो तो बहुत टफ होती है, क्योंकि फैमिली के साथ घूमना भी आज के टाइम पे दिक्कत आती है। कि मेरे फैमिली के साथ अगर मेरे को बाजार मार्केट में जाना है तो दिक्कत आती है मेरे को, क्योंकि मेरी वजह से मेरी फैमिली बहुत परेशान होती है। आसपास तो बिल्कुल भी नहीं घूम सकते बाहर। और मैं नहीं निकलता, मैं ज़्यादा नहीं निकलता हूँ। अगर निकलता हूँ तो गाड़ी लेके निकलता हूँ। नहीं, ये मेरा कोई बड़ा इतना कहीं वो एटीट्यूड नहीं है, पर मैं खुद एक इंसान, तो मेरे भी एक लाइफ है, तो मैं भी उसको जीना चाहता हूँ कि मैं कहीं घूमूँ, मैं अकेला बैठूँ हूँ हर वक्त, कोई ना कोई साथ हो ऐसा नहीं। मुझे कभी कभार इंसान को अकेलापन भी जरूरी है। तो इसकी वजह से मैं गाड़ी लेके ही निकलता हूँ। और गांव की होटल है, वहाँ पे जाके बैठता हूँ, आनंद रहता हूँ। तो आनंद में वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। वहाँ पे पहचानते लोग, वहाँ पे पहचानते, पर इतनी दिक्कत नहीं आती जो यहाँ पे आती। ये दिक्कत यहाँ जो आती है वो दिक्कत नहीं है, इसको परेशानी नहीं, वो ये प्यार है। ये प्यार है, पब्लिक का प्यार है। तो विके भाई, ऐसा कोई ड्रीम या ऐसा कोई गोल आपकी लाइफ का जो लग रहा है कि यार ये चीज़ मैंने मेरी लाइफ में अभी तक मिस हो रही है, तो इस चीज़ को मुझे कंप्लीट करना है, बताइए प्लीज। और ड्रीम तो ऐसा है कि मेरे अकेले का ड्रीम नहीं है, क्योंकि जो भी इस लाइन में हम काम करते हैं तो पहले हम दोनों भाई डिस्कस कर लेते हैं, या चाहे सिंगिंग हो, चाहे लिरिक्स हो, चाहे वीडियो का काम हो, एक दूसरे के साथ बैठ कर डिस्कस करते हैं। तो जो ड्रीम है वो हम दोनों भाई का है कि जैसे आजकल समाज में, अपने समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज है जो नहीं होने चाहिए। बहुत सारी मुश्किलें आ रही है, तो वो कुछ चीज़ें ऐसे जो बंद हो जाए तो उसकी वजह से अपने समाज का स्तर बढ़ जाए, थोड़ा सुधार हो जाए। तो उन चीज़ों पे जो कुरिवाजें, गलत भ्रांतियाँ रहती है, सोच है, इस सब चीज़ों से बाहर लाना है। तो उसके लिए हमें कुछ शॉर्ट मूवी बनाने का सोच रखा है।
अच्छा। शॉर्ट मूवी बनाएंगे। राइट। हाँ, तो अभी तक स्टार्ट तो नहीं किया, पर हमारा एक ड्रीम है कि हम शॉर्ट मूवी करेंगे अपने समाज पे, जिससे जागरूकता फैले अपने समाज में। और ये ऐसा नहीं कि एक ही बनाएंगे, हर टॉपिक पे बनेगा, जैसे कि दहेज है, दारू है, फिर ये जो शौक है, लोग ऐसे फालतू के शौक कर रहे हैं, जिससे अपने समाज पे क्या क्या मतलब बड़ी बड़ी आफतें आ रही है, जैसे कि ब्याज में कर्ज में डूब जाते हैं। ये लड़के बोल रहे हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए, इतनी महंगी गाड़ी चाहिए, इतना महंगा फ़ोन चाहिए। तो मतलब कुल मिला के हमको ये सब टॉपिक को देख के अलग टॉपिक पे शॉर्ट मूवियाँ बनाएंगे, अलग अलग डिफरेंट पार्ट में। तो जिससे कि क्या अपने समाज में ये शॉर्ट मूवी देखेंगे, तो उससे क्या थोड़ा बहुत उनको भी दिमाग में घुसेगा कि ये चीज़ गलत है। थोड़ा बहुत चेंजेस लाना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्राई करेंगे। बहुत सालों से देख रहे हैं हम कि आ रही शॉर्ट मूवी आ रही, पर अपने समाज पे आज तक कोई मूवी बनी नहीं है। राइट। तो हम सोच रहे कि ऐसा कुछ ट्राई करें, और क्योंकि इसके लिए भी बहुत बड़ा ग्रुप चाहिए, और इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर करेंगे जरूर, ये ड्रीम है हमारा। राइट। अभी ऐसा लग रहा कि आप कुछ बता सकते हो अपनी ऑडियंस के लिए कि यार ये चीज़ें आपकी लाइफ में करो कि आप जहाँ पे हो वहाँ से 1 कदम या 2 कदम, मतलब उस चीज़ से आप ऊपर उठ जाओ। थोड़ा कुछ बात तो ये है, कुछ प्रैक्टिकल बात है कि भले किसी को बुरा लगे या ना लगे, उससे कोई लेना देना नहीं। अपने जो सच्चाई है वो तो मैं बता के ही रहूँगा। पहली बात है कि आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। दूसरी बात, आज की यंग जनरेशन दारू व्यसन में ज़्यादा ही चल रही है। दारू पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, ये ज़्यादा चल रहा है, तो ये सब बंद कर दो। राइट। तीसरी बात है कि जब शादी आती है तब फालतू के खर्चे रहते हैं। वैसे तो चल तो रहा है जुम्मस के डीजे बंद, दारू बंद, दहेज बंद। अब डीजे बंद की बात करें तो डीजे बंद वैसे होने भी चाहिए, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए ऐसे नहीं बोल रहे, होने चाहिए, पर उसके लिए ऐसा नहीं कि डीजे की वजह से अपना समाज पीछे जा रहा है, ऐसा नहीं है। सब चीज होती है एंजॉयमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के हिसाब से, क्योंकि डीजे बंद, अब किसी को लगेगा कि मैं सिंगर हूं तो मुझे डीजे बंद प्रमोट कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं ये भी बोलना चाहूंगा, ऐसा भी मत करो कि और समाज अदर कास्ट वाले लोगों को देखो, वो कर रहे हैं, यूज करते हैं, ये मनोरंजन जरूरी है। आप शादी कर रहे हो, लेकिन शादी एक बार होती है, पर उसकी भी लिमिट होनी जरूरी है, लिमिट होना जरूरी है। अगर आप लिमिट में काम करोगे, अपने हिसाब से रहोगे कि अपना लेवल कहाँ तक, अपन कितना खर्चा कर सकते हैं, देखा देखी में मत करो। देखा देखी, हाँ उसने डीजे 5 दिन नाइट में डीजे बजाया तो हम भी बजाए, नहीं भैया, वो कमा रहे हैं तो बजाया होगा। अपना लेवल देख के, क्षमता के हिसाब से आप कितना कमा रहे, आपके पास कितने पैसे हैं, उसके हिसाब से आप हर चीज को देख के करो। मेरे ख्याल से तो दहेज बंद होना चाहिए। दूसरी बात, ये दारू भी बंद होना चाहिए। राइट। उनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट देखो, दारू की वजह से क्या होता है कि एक्सीडेंट होते हैं, दारू के फालतू खर्चे होते हैं शादी में। सबसे पहले तो अपने घर में बहुत ज्यादा उनके बच्चों के, हाँ यही होता है। आप देख रहे हो कि दारू की वजह से घर उजड़ जाते हैं। देखे मैंने अपने बच्चों पे ध्यान देता है, ना बच्चों पे ध्यान जाता है, ना घर पे ध्यान जाता है। घर की आर्थिक स्थिति पूरी ऐसी हो जाती है कि पूछो ही मत। और धीरे धीरे पूरा परिवार खत्म भी हो जाता है, क्योंकि दारू एक ही चीज है कि वो खा रहा है इंसान को धीरे धीरे। ना बच्चों पे ध्यान, ना परिवार पे ध्यान, क्योंकि अब पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। दारू तो पहला तो आप पियो मत। यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन को ये बोलूंगा आप दारू मत पियो। दूसरा ये है कि बड़े बड़े शौक, अभी फिलहाल क्या है कि R15, ड्यूक, KTM, बुलेट, बहुत चीज चल रहा है भैया। उसका ऐसा नहीं है कि आपके पास छोटी बाइक होगी तो आप छोटे नहीं दिखोगे। राइट। आप 2.5 लाख की गाड़ी ले रहे हो, 50,000 डाउन पेमेंट भर रहे हो कि आपके पास 50, आपने भर दिया 50,000,
बाकी के 2 लाख की किस्त भरते भरते आप तो घिस जाओगे, गाड़ी भी घिस जाएगी और घर वाले भी घिस जाएंगे। और बड़ी गाड़ियों का शौक मत करो, आप राइडर मत बनो। आप राइडर बनने की जरूरत नहीं है। राइट। दूसरी बात है, और दूसरी बात ये कि आईफोन वाली बात है। अब देखो भैया, आईफोन एक ऐसी चीज है कि वो भी मोबाइल है, एंड्रॉयड भी मोबाइल है। आप दूसरे को देख के आईफोन ले, शौक सा बन गया यूं। वो क्या बोलते हैं उससे कि मेरी एक अलग पहचान खड़ी करूंगा, रोला। राइट। रोला क्या आईफोन है। ये ऐसा नहीं होता है। देखने वाले को कोई लेना देना नहीं, आपके पास क्या है क्या नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं। आप खुद एक गलत भ्रम में चल रहे हो कि मैं ये सब चीजें रख के बड़ा दिख रहा हूँ। लेकिन आपकी ये गलत भ्रांति है, क्योंकि सबसे पहले तो आप अच्छे से इंसान रहो, है कि? वही तो है। आप जीवन जरूरियात चीजें रखो, नो प्रॉब्लम। जीने के लिए क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? हाँ, समय के हिसाब से चेंजेस है। बाइक जरूरी है, बाइक रखो, छोटी मोटी बाइक रखो, इतनी भी बड़ी मत रखो कि आपकी हैसियत से बाहर हो। राइट राइट राइट। ठीक। दूसरी बात कि आप फोन रखो, पर आईफोन ये आपके बजट से बाहर है, आपको कोई काम का ही नहीं है वो चीज। हाँ, लग रहा है कि अपने यूज के लिए है, यूज के लिए क्रिएशन में कोई है इंसान, तो उसके लिए वो स्वाभाविक चीज की होना चाहिए कि वैसे बेटर है आईफोन। हाँ, पर जो नहीं करे वो इस कैटेगरी में आ ही नहीं रहे, इस लाइन में है ही नहीं, उनको क्या वो आईफोन की जरूरत है। खाली दिखावे के लिए मत रखो। राइट राइट। मतलब ये छोटे मोटे शौक है, थोड़े कंट्रोल कर लो। दारू वारू व्यसन चीज है, उससे दूर आ जाओ। और प्यार मोहब्बत के बारे में थोड़ा बहुत बताइएगा कि बहुत ज्यादा प्रचलन में चल रही है ये चीज। भैया इस बारे में ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि ये प्यार, हाँ प्यार मोहब्बत ये चीजें चलती आ रही है। अब इसके बारे में क्या ही बोले, पर ऐसा मत करो कि मैं तो यही बोलूँगा कि अपने घर परिवार की इज्जत आपके हाथ में संभाल के रखो। राइट राइट राइट। आप प्यार होता है, जवानी होती है, ये सब चीज़ें कुछ टाइम के लिए होती है, पर इस प्यार मोहब्बत में अपने घर बर्बाद हो जाए, घर परिवार की इज्जत चली जाए, ऐसे काम मत करो। बस यही कहना चाहता हूँ। मैंने देखा कि आप जब से इस इंडस्ट्री में आए तब से आप लगभग एक के बाद एक नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हो और हर एक प्रोजेक्ट चल रहा मार्केट। हाँ, तो इसका कोई सीक्रेट बता सकते हो आप अपने साथियों के लिए जो उससे अप्लाई करे और उनकी लाइफ में आगे बढ़ सके? देखो भैया, ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा। एक कहावत है, बिल्ली बाघ को शिकार करना सिखा देगी। बिल्ली बाघ को शिकार करना सिखा देगी, पर पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाएगी। राइट राइट। मैं क्या कहना चाहूँगा उसका डिटेल्स में, उसकी डिटेल्स ये है, अगर शिकार तो करना सिखा दिया, अब शेर का काम क्या हो गया? शिकार करना। उसको शिकार करना आ गया, ठीक है, तो वो सीखने के बाद बिल्ली को ही खाने को दौड़ेगा। राइट राइट। अब बिल्ली बचाव कैसे करेगी अपना? पेड़ पे चढ़ के। अगर पेड़ पे चढ़ना सिखा देता है, बाघ को सिखा देती बिल्ली, तो वो पेड़ पे चढ़ के भी शिकार कर लेता है। तो एक ऐसा चीज रहता है, सीक्रेट रहता है, जो हम खुद का, सबके सीक्रेट रहते हैं, सबके सीक्रेट, हर वर्क में खुद के सीक्रेट रहते हैं, खुद के सीक्रेट खुद रखते हैं, किसी को बताया नहीं जाते हैं। राइट। और मैं भी चाहता हूँ कि हमारा जो सीक्रेट है, हम कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, लोगों को पता है हम बैठ के काम करते हैं ना, लिखते हैं नहीं, पर उसमें भी बहुत सारा सीक्रेट है। हम क्या कैसे कहाँ से क्या लाते हैं, कि म्यूजिक से लेके लिरिक्स से लेके हर चीज़ में कैसे क्या करते हैं, हमको पता है वो चीज़। वो उसमें क्या है कि मेहनत ज़्यादा है, हम 4-4, 5-5 महीने तक मेहनत करते हैं इस चीज़ में, तब जाके 12 महीने में 2 टाइटल हिट देते हैं। वो भी ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते कि ये हिट हो ही जाएगा, पर मेहनत बोलती है। तो जैसे कि नया बंदा इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो उनके लिए कुछ बातें जो कि थोड़ा बहुत बेसिक है कि अगर आप आ रहे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, ट्राई करो, नो प्रॉब्लम, पर ऐसा मत करो कि आए हो और आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, सक्सेस नहीं मिल रही, तो इस लाइन से दूर हो जाओ भाई। आप इस लाइन से दूर हो जाओ। आप जिस लाइन में आप
की कुशलता है, आप जो काम कर सकते हो, जिसमें एक्सपर्ट हो वही काम करो। क्योंकि जिसके कई लिए बार आपको पैसे ना है भी मिल रहे हो तो भी आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, बिना पैसों से मैं कर सकता हूँ, नहीं, उस चीज़ में आप जा सकते हो। हाँ, आपके पास जिस चीज़ का नॉलेज है, आप एक्सपर्ट हो, वो चीज़ आप आज नहीं तो कल वो चीज़ में आप सफलता पा लोगे। पर जिस चीज़ में अपने को ना टैलेंट है, ना अपन सक्सेस हो रहे, जिसमें अपन बैठ ही नहीं रहे, वो चीज़ बार बार मत करो। एक दो बार हर जो भी चीज़ रहती है, कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं है, पर कोशिश करते करते पता चल जाता है कभी इंसान को कि ये चीज़ अपने काम की नहीं है। तो समय के साथ वापस अपनी लाइन पे जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइन ऐसी है कि यहाँ पे लोग इसलिए आते हैं, इस लाइन में इसलिए घुसते हैं कि मैं बहुत बड़ा नाम कर लूँगा, इसमें पैसे हैं। हाँ, नाम है, पैसे सब है, पर मेहनत भी बहुत है भैया। इसके लिए आपके पास टैलेंट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक बस गा दोगे हो, एक दो चल गए, ऐसे नहीं होता है। एक दो गाने चलने से कोई स्टार नहीं बना है। हम आज इतने साल तक गाने बनाए, इतने साल हो गए, 2018 से 2024 तक गाने मार्केट में चल रहे, तो एक डर तो अभी तक रहता हमको भैया। ऐसा नहीं कि अब डर नहीं रखता, डर। हाँ, देखो भैया, मार्केट में घुसने के लिए आसान नहीं था, मार्केट में घुसने के लिए आसान है, पर एक मार्केट एक लेवल बनाने के बाद वो लेवल पकड़ के रखना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। और वो शायद एक आर्टिस्ट भी कर पाता है। बहुत डिफिकल्ट है। वो जो डर अभी लग रहा है ना, वो जब शुरुआत का तब नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें क्या था, अपने पास कुछ था ही नहीं खोने के लिए, तो डर भी नहीं था। अब खोने के लिए एक पूरी सीट पड़ी हो, एक लेवल पड़ा है अपना ही। कि यार मैं चला जाऊंगा, ये सीट पे कौन बैठेगा, मुझे संभाल के रखना है, मैं हूँ इस इंडस्ट्री में। देखो भैया, ऐसी बात नहीं होती है। हर किसी इंसान को खुद को किसी और से बेहतरीन साबित करने का वो है। हाँ, मौका तो है, पर जुनून भी है। मैं सिंगर हूँ तो मैं किसी को छोटा नहीं समझ रहा हूँ कि वो छोटा है। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे से पीछे रहे। मैं किसी को हराना नहीं चाहता, पर किसी से हारना भी नहीं चाहता। मेरा ये चीज़ है। लाइफ का सबसे बड़ा नेगेटिव दिन कह सकते हो, जो बहुत जैसा लग रहा है कि यार ये सबसे बुरा दिन था मेरे लिए, ये बुरा पल था, कुछ बताना चाहो? ऐसे तो क्या ही बताऊँ भैया, अभी जस्ट हुआ था, आपने कहीं सुना होगा, भैया के साथ हो गया था, राहुल भैया के साथ हुआ था। वो गाड़ी उनकी एक्सीडेंट हो गई थी, वो कुछ फ्रेंडों के साथ आ रहे थे वापस, और गाड़ी एक्सीडेंट। उस टाइम मैं घर पे था, रात को समथिंग 90-70 कॉल थे सबके मिला के। अच्छा। हाँ, तो मैं क्या, थोड़ा तबीयत मेरी ख़राब थी, तो मैं सो गया था। सुबह देख रहा हूँ, और जैसे ही मैं देख रहा हूँ फ़ोन इतने सारे, तो मैंने जैसे ही कॉल किया, मुझे खबर मिली कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, और फोटो भी आ गए तब तक व्हाट्सएप पे। तो मैं देख के एक बार तो ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई पूरा अंधेरा छा गया, यूँ लगा क्या हो गया यूँ। मुझे पता नहीं था कि भैया ने वो सेफ है, जो दिल के करीब है। हाँ, मुझे पता ही नहीं, पर मैंने देखा, गाड़ी देखी, और उस गाड़ी की हालत देखी, लगा कि बहुत बुरा हो गया है, बहुत बुरा हो गया यूँ। हाँ, पर जैसे मैंने कॉल करा और थोड़ा जानकारी मिली मुझसे कि वो तो राहुल भैया ना, वो जो फ्रेंड थे वो सेफ है, ओनली फॉर गाड़ी डैमेज हुई है। उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, पर मैं तुरंत निकल गया था वहाँ से, तुरंत सुबह आया, जैसे ही खबर में हम आए थे यहाँ पे। वो दिन थोड़ा ये लग गया कि पूरा मतलब ये हार्ट बीट बढ़ गई थी। ये दिन है, ऐसे तो है, छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहते हैं हर किसी की लाइन में, हम फेस करते रहते, पर ये वो याद भी नहीं रखते, क्योंकि हम पास्ट भूलते जाते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते जाते। हाँ, क्योंकि पास्ट अगर आप सोचोगे तो आपको वो सताया करेगा, आपकी जो आप आगे बढ़ रहे हो ना, आप अगर पास्ट आप सोच रहे हो कि मेरे पास्ट में ये हुआ था, वो आपको रोकेगा कहीं कहीं। तो उसको जो हो गया सो हो गया, उसको अच्छा हुआ उसको रखो सेव, जो बुरा उसको करो डिलीट। और आज तक का सबसे अच्छा दिन अगर कुछ हो याद है तो आप शेयर कर सकते हो? आज तक का सबसे अच्छा दिन, अगर
बात बोलूँ तो सबसे अच्छा दिन हमारा ये था कि हमारा एक ड्रीम था ओके। कि ये जो पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट, हाँ। दाहोद डिस्ट्रिक्ट और अपना एमपी डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान जो आदिवासी एरिया है, अपना ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एक हमने ठान लिया था कि सबसे पहले 1 मिलियन स्टाइलिश टिमली के करेंगे अपन। और वो हो गए, बहुत और वो हुआ था। और 1 मिलियन मेरे ख्याल से एक आज पन्नों पे लिखा जाएगा कि ट्राइबल एरिया जैसे कि अपने पंचमहाल, दाहोद और एमपी और अपने राजस्थान ट्राइबल जितने ट्राइबल है टिमली कैटेगरी, गफोली कैटेगरी में सबसे पहले 1 मिलियन किसके हुए थे, तो उसमें स्टाइलिश टिमली का नाम रहेगा। राइट। तो जब 1 मिलियन हुए तो इतनी खुशी हुई थी कि भैया बात मत पूछो। बहुत बधाई। और वो जो हमारा आया था गोल्डन प्ले बटन आया था, वो हमने राहुल भैया के पास आया, राहुल भैया ने उसको खोल के देखा नहीं था। मैं था आनंद और भरत भैया थे उनके घर और राहुल भैया यहाँ थे, तो उनको भी यही कि अगर खोलेंगे तो तीनों चारों भाई साथ मिलकर खोलेंगे। राजेंद्र भैया थे ना, तो हमने वो गोल्डन प्ले बटन वहाँ खोला था जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। यहाँ से लेके गए थे, पूरा पैकेट लेके जा रहे पर खोल के देखा नहीं। हम गए थे मास्टर स्टूडियो में। अच्छा। जहाँ मतलब ये समझो कि हमारा जन्म हुआ इस लाइन में। तो उस मास्टर स्टूडियो की वजह से आज हम यहाँ आए। तो हम शुक्रगुजार है अपने अमर भाई जो मास्टर स्टूडियो में रहते हैं, लिरिक्स करते हैं, और हमारे राजेश परमार जो ऑपरेटिंग करते हैं। उन्होंने बहुत सारा सिखाया, बहुत कुछ सिखाया था हमको, और उनकी बदौलत भी आज हम यहाँ पे हैं। जो भी है, राहुल भैया है, भरत भैया, राजेंद्र वसुनिया है, उनकी बदौलत है आज हम यहाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा ऐसा इंट्रोडक्शन दिए, कुछ गलतियाँ थी वो सुधारने का मौका दिया। और दूसरी बात कि पब्लिक का प्यार बहुत रहा, और साथ में मैं किसी को मिस नहीं कर सकता इसमें। मैं जिसने हमारे साथ रहे उनका नाम जिक्र जरूर करूँगा। हमारा जो बिंदास ग्रुप रहा है, महेश भाई संगोड़ है, मांजू मावी है, अभिषेक भैया है, दीवान भूरिया है, मांजू मीना माँ है, इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट करा है। और पब्लिक को भी बोलूँगा कि आप ऐसे ही साथ सहकार बनाए रखें, और बस आपका प्यार है तो हम जग जीतेंगे। राइट। और कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको अपने जाते हुए बताना चाहिए अपने साथियों के साथ, तो बता सकते हैं? हाँ, मैं एक बात मुझे चुभ रही है, एक बात चुभती रहती है कि कई ऐसे लोग हैं जो मतलब हेटर्स कहो तो भी हेटर्स ही रहते हैं, जो अपने बारे में गलत गलत बोलते हैं, गलत कमेंट्स आते हैं। ना मैं इनको पहचानता हूँ, ना मैं इनको जानता हूँ, ना मैंने कभी उनके साथ कोई मुलाकात हुई है, पर पता नहीं क्यों उन लोगों के दिमाग में ये कि ये कमेंट करने चले जाते हैं। उनका सारा काम छोड़कर। वही तो, आपके पास इतना टाइम कहाँ से मिलता है भाई? आप क्यों स्पेशल हमारे पीछे पड़े हुए हो? क्यों हमको बदनाम करने की कोशिश करोगे? हमारा में खाम वो मतलब गलतियां ढूंढते रहते भैया। आपको और दूसरा काम नहीं है क्या? अगर आप किसी के बारे में अच्छा बोल दोगे तो क्या चला जाएगा आपका? आप कब मेरा बुरा सोचोगे? मैंने आपका जब बुरा कुछ करा होगा तब आप मेरे बारे में बुरा बोल सकते हो। ना मैंने आपको कुछ बोला है, ना आपको मैं जानता हूँ, ना पहचानता हूँ, तो आप क्या करोगे? मेरे बारे में कुछ बुरा बोलने का आपको कोई हक ही अधिकार ही नहीं है। और वो वही लोग बोल पाते हैं जो उनमें काबिलियत नहीं होती कि वहां तक अपन पहुंच सके। मैंने ये आज तक नोटिस किया है, मैंने जितना हाँ, वही एक कहावत है ना, कहावत है कि अगर गांव के गली में सब कुत्ते एक साथ मिलके अगर भौंक रहे तो समझ लेना कि रास्ते पे ऐसा कोई जा रहा है कि जिसका मुकाबला ये नहीं कर सकते। सिवाय भौंकने। यही है, बाकी कुछ नहीं। और बाकी सब तो यही, मैं लास्ट में यही बात बोलना चाहूँ कि जो हमारे सिंगर है
अपने दाहोद जिले के पंचमहाल से है, एमपी से है या राजस्थान से, अपने ट्राइबल एरिया के जितने भी सिंगर है सभी को यही बोलो कि आप सब साथ में रहो, मिल के रहो, काम भले अलग अलग करो पर किसी के बारे में ऊपर नीचे मत सोचो, अपने काम पे ध्यान दो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। सबको मौका मिला, सबके पास टैलेंट है, अपने अपने टैलेंट के साथ आगे बढ़ो और अपने फैंस ग्रुप को भी ये संदेश दो कि आप सबको साथ में लेके चलो, हम तुम्हारे ही भाई बेटे हैं, हम कोई अलग नहीं है। आप अगर साथ रहोगे, सबको साथ लेके चलोगे तो क्या आने वाला जो समय है ना तो उसमें क्या होगा कि एक अपना अलग दर्जा होगा, अलग लेवल रहेगा अपने एक सिंगरों का। राइट। आप सिंगरों को अलग मत करो, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये मेरा, तुम्हारा, सब अपने, सब अपने समझ के चलो। और जो भी ये सोच रहे कि ये सिंगर ये है, देखो कंपटीशन हर चीज में रहेगी, कंपटीशन रहती है। अब कंपटीशन को आप ये समझ रहे हो कि दुश्मनी, ये चीज नहीं होती है, कंपटीशन रहेगी। कंपटीशन इसलिए रहती है कि काम करने का जो जुनून रहता है ना वो कंपटीशन से ही रहेगा। अगर घोड़ा अकेला रेस में दौड़ रहा है, एक घोड़ा अकेला दौड़ रहा है तो उसको कोई टेंशन, ना हारना ना जीतना कोई मतलब नहीं है। और उस घोड़े के साथ दूसरे 2 3 4 घोड़े दौड़ेंगे तो उसको हारने का डर रहेगा, तो उसकी ये चीज चलेगी कि जीतना है मुझे, ये जुनून रहेगा। तो कंपटीशन जरूरी है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मजा आया विके भाई आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस शो में आए, थैंक यू। और आपने आपकी लाइफ के बारे में कुछ बताया, लोग हो सके बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और जो हमारे फैंस ग्रुप है सभी को निवेदन है कि अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो, आप अगर कई जानकारी चाहते हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछ सकते हो। ट्राई करेंगे कि एक और ऐसा एपिसोड हम करेंगे जिसमें आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। बस तब तक के लिए जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद, जय भारत।